हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आगामी बीपीएससी एईडीओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला लाए हैं। यह टेस्ट सीरीज बाजार में उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को कवर करेगा जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होगा। इसी क्रम में आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रथम प्रश्न। आज का प्रथम प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है और इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखते हैं हम रेलवे उपकरण कहाँ पर है? रेलवे उपकरण है भिलाई। ए का 3, तो ए का 3 कहाँ कहाँ है? देखते हैं, ए का 3 यहाँ है और ए का 3 यहाँ, तो बाकी को हम एलिमिनेट कर देंगे। मोटर वाहन जबलपुर में है, बी का 4, इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी को भी हम देख लेते हैं। पोर्ट निर्माण कोच्चि में होगा, बी का 1 और सी का 1, एंड साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग लुधियाना में होती है। नेक्स्ट, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। आवर्तन अर्थात क्रॉप रोटेशन किस लिए जरूरी होता है? क्रॉप रोटेशन की जरूरत इसलिए होती है कि जमीन को उपजाऊ बनाए रखा जाए। तो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्रॉप रोटेशन अर्थात फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। यह देश में जैव विविधता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? भारत में वनस्पति एवं जीवों की लगभग 81,000 प्रजाति जीवों की, तो 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की पाई जाती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है? शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। बेसिकली उसे हम जब लौटती है तो उसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गंगा नदी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी का भाग उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है, और आपको मालूम है कि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और इसीलिए उत्तरी कोयल नदी भी गंगा नदी का एक भाग है। सोन नदी के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सोन नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। और यह गंगा में मिल जाती है। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कुला कांगरी है। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कुला कांगरी भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, और साथ ही साथ 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इसे भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत, ऑप्शन ए, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। यह करेक्ट है, यह सस्ती है क्योंकि इसमें कोर्ट फीस नहीं लगता है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह भी सही है। यह त्वरित न्याय देता है, यह भी सही है। यहाँ बार बार तारीख पर तारीख नहीं दी जाती है, आपसी सहमति से मामले का निपटारा होता है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ये भी सही है। यह सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय इस अर्थ में कि इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। चूंकि यहाँ फैसला दोनों पक्षों की सहमति से होता है, इसलिए अपील का प्रावधान नहीं है। और ये अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के मामले को
सुन सकता है। यहाँ दो सदस्य और एक चेयरमैन होते हैं। इन बातों को हम याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान संशोधन का विधेयक, ध्यान दें, संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह ऑप्शन ए अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो स्वीकृति को रोक कर नहीं रख सकता, ये गलत है। पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता, यह भी गलत है। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन के मामले में सीमित शक्ति है, वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, और इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अपने पास नहीं रख सकते, अर्थात उन पर वीटो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, उद्देशिका प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात यह वाद्य योग्य नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, यह भी करेक्ट है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता था, जैसे हम भारत के लोग, है ना, हम भारत को एक। तो संविधान अपना स्रोत कहाँ से प्राप्त करती है, शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है? भारत के लोगों से, इसलिए यह भी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कारण? भारत एक समाजवादी देश है। यह अपने ऑप्शन बी, यह अपने सभी नागरिकों के साथ अपने धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही है कि किसी धर्म को विशेषता ना देते हुए सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उच्च स्तर की सुविधाएं दी जाती है, श्रम कानून में लचीलापन होता है, करों को नहीं देना या कर से छूट दी जाती है। तो विशेषता नहीं पूछा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाए, तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है, क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग विशेषतः श्रम साध्य कार्यों में लगे होते हैं, और इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। बाकी ये दोनों गलत ऑप्शन है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? आपको मालूम है धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरू के द्वारा लाया गया था। इन्होंने वेल्थ ऑफ ड्रेन थ्योरी दिया था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल हैं। इन्हें हम बिस्मिल अजीमाबादी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में यदि बिस्मिल और दूसरे ऑप्शन में बिस्मिल अजीमाबादी रहे तो हम बिस्मिल अजीमाबादी को टिक करेंगे। ऐसा क्वेश्चन BPSC में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष स्थापित हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, एटक की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। यह भारत का प्रथम मजदूर संगठन है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन बी, लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो यह सही है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। 48 घंटे तक नहीं बल्कि बेसिकली 5 डेज का ये ऑपरेशन था। 13 सितंबर 1948 से लेकर के 17 सितंबर
17 सितंबर 1948 तक यह ऑपरेशन चला था, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किए थे। नहीं, कश्मीर ने एनेक्सेशन ऑफ एक्सेशन 15 अगस्त 1947 को नहीं, बल्कि 26 अक्टूबर, इसे याद रखना इस डेट को, यह पूछा जा सकता है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत में शामिल हुआ था, तो इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, यह सही है। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, यह भी सही। अर्थात 1, 4 और 5, 1, 4, 5 ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाले मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? पूना समझौता 1932 में, अर्थात 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। इसमें दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया था, अर्थात उन्हें आरक्षण को स्वीकार किया गया था, जबकि पृथक निर्वाचन को अस्वीकार किया गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों की बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो ऐसा कानून रॉलेट एक्ट था, इसे हम बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन था। इसे हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, इसे याद रखना है। किस सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? फिरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें विद्रोहियों में एकमात्र मर्द की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। यह शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे हम अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी द हिंदू राष्ट्रवादी था, बंगाली राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, द महाराष्ट्र राष्ट्रवादी था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1838 में की गई थी, इसलिए यह एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज आरंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? भौगोलिक खोज का शुरुआत पुर्तगाल एवं स्पेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अरब यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था और यह तैमूरी वंश के शासक शाहरुख जो कि तैमूरी वंश का शासक था, इसका राजदूत भी था। नेक्स्ट, तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तबकात अकबरी किनके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। निजामुद्दीन अहमद अकबर के दरबारी थे और यह मीर बख्शी के पद पर कार्यरत था। मीर बख्शी अर्थात
वित्त मंत्री आज के भाषा में हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शाहजहां शेरशाह का पुत्र था? नहीं, तो गलत है। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर का पुत्र था। शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध लड़े थे? नहीं, शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध नहीं बल्कि औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। हुमायूं औरंगजेब द्वारा परास्त हुए? तो हुमायूं औरंगजेब द्वारा परास्त नहीं बल्कि हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया था। इसे आप याद रखेंगे। तो सही पूछा है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, यह सही है। वह MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी सही है। इसने रेहला नामक बुक लिखी, यह भी सही है। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, तीनों ऑप्शन सही है। जिल्लिल्लाह शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? जिल्लिल्लाह या जिल्ले इलाही, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बलबन द्वारा किया गया था। जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की छाया। इसने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो द्रविड़ प्रदेश को सबसे पहले राजाराज प्रथम द्वारा विजित किया गया था। नेक्स्ट, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं वररुचि, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से ये शामिल थे। विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया? वररुचि के द्वारा, और यह प्राकृत भाषा के व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे? अशोक के प्रस्तर स्तंभ अर्थात अशोक के जो पत्थर के खंभे थे वह किसका प्रतीक है? तो प्रशासन का प्रतीक है। इसमें अधिकारियों और आम लोगों को अपना संदेश सम्राट द्वारा दिया गया था। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, और अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का किताब न होकर के यह राजनीति और नीति शास्त्र का एक प्रमाणित ग्रंथ है। तो राजनीति की पुस्तक है यह। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया है। सैंड्रोकोट्स जस्टिन ने अपनी पुस्तक एपिटोम में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स नाम से संबोधित किया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है? तो वल्लभी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला और नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है, जबकि नागपुर बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं रहा। तो नागपुर प्रसिद्ध किस लिए हुआ? तो नागपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म में शामिल हुए। इस बात को हमें ध्यान रखना है, जबकि यह बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र, प्रसिद्ध केंद्र नहीं रहा है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नागपुर। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म आज के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 तरह के पुरुषार्थ की कामना की गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 तरह के पुरुषार्थ भारतीय धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान। 1 का 3 इन दोनों में नहीं है, इसे हम एलिमिनेट कर देंगे।
तो इन दोनों को अब हम देखते हैं। बी का सुरकोटडा कहाँ है? सुरकोटडा गुजरात में है। बी का भुज कच्छ। बी का वन। बी का वन। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कोट डीजी। कोट डीजी कहाँ है? तो कोट डीजी सिंध में है और बनावली हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सही उत्तर चुनें। लोथल। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। एक का 4। एक का 4। तो बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते। एक का 4। रोपर। रोपर देखिए बी का 3 दोनों में है, तो ऑब्वियस है कि बी रोपर पंजाब में होगा ही। फिर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी है हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दान का उदाहरण उल्लेखित? विधवा दान बोले या सती प्रथा का उल्लेख है। सती प्रथा का प्राचीनतम लिखित उल्लेख भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है, जिसमें वर्णित है कि गोपराज नामक सेनापति की पत्नी सती हुई थी 510 ईस्वी में। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, यह करेक्ट ऑप्शन है। दरअसल बिहार 95% पाइराइट उत्पादन के साथ भारत में प्रथम स्थान रखता है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, तो यह भी सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, यह भी सही है। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। यह बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 160 फीट है। कोसी मैदान के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, यह करेक्ट है। दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, यह भी करेक्ट है। बेसिकली दक्षिण बिहार झारखंड से सटे हुए एरिया में, छोटा नागपुर पठार से सटे हुए एरिया में खनिज पाए जाते हैं और इसीलिए यहाँ उद्योग धंधों का विकास हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा बिहार का जिला जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल से सीमा साझा कौन नहीं करता है? मधुबनी करता है, सुपौल, सीतामढ़ी नेपाल से सीमा साझा करता है। नेपाल से 7 जिले बिहार के ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। गोपालगंज नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ रुपये है। 7,221 करोड़ प्रस्तावित है नहीं, असत्य ऑप्शन पूछा है, देखते हैं। जन्म से स्नातक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। 60,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपये का प्रावधान है। ऐसा करते इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये पुराना डेटा है। अब तो स्नातक करने पर ही 50,000 मिल रहा है ना, तो ये
पुराना डेट है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार एक कृषि आधारित व्यवस्था बन के रह गई है। लोच का आयाम स्थिरांक है। लोच अर्थात इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का आयाम स्थिरांक है ml-1t-2। ये करेक्ट होगा। और इसका SI यूनिट है पास्कल। पास्कल इसका SI यूनिट है। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्थिर होती है? देखिए, रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ स्थिर ऊर्जा स्टोर हो जाती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। उत्प्लावन बल को इस नाम से भी जाना जाता है। उत्प्लावन बल को किस नाम से जाना जाता है? तनाव नहीं, उत्प्लावन तनाव बल नहीं है। जोर बल, यह भी नहीं है। दबाव बल, यह भी नहीं है। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यांत्रिक तरंगों में स्थानांतरण होता है। यांत्रिक तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट। प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? प्रकाश के ध्रुवीकरण में, जब प्रकाश में ध्रुवीकरण होता है तो क्या क्या बदलता है? आवृत्ति, आवृत्ति भी बदलती है। तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य में भी बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 57। प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कंपन तल बदलता है। कंपन तल में बदलाव आता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। इसमें आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और फेज में कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, बल्कि इनमें से कोई नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। m किलोग्राम द्रव्यमान और e कूलम आवेश वाला एक इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है तो अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। अंतिम ऊर्जा ev होगी। ev, चूंकि इलेक्ट्रॉन की अंतिम ऊर्जा E इक्वल टू E इंटू वी, ev होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थिर उत्तेजित अवस्था में अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है वह होगा पूर्व पृथक्करण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? आसानी से बहने की क्षमता, यह भी ठोस की विशेषता नहीं है। अणु बारीकी से पैक किए जाते हैं, यह ठोस की विशेषता है। निश्चित आकार, यह भी ठोस की विशेषता है, और इसीलिए हमारा नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनमें कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? रजत लवण फोटोग्राफी, रजत लवण फोटोग्राफी में AgCl, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? 24 कैरेट गोल्ड को शुद्ध सोना कहा जाता है, जो कि 100% होती है। इसलिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि 18 कैरेट में कितनी प्रतिशतता है स्वर्ण की, तो 75%। तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है, क्यों? तांबा का विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, यह सही है। इससे पतले तारों से बनाया जाता है, यह भी सही है। यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है, यह भी सही है।
इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अमलगम किस धातु का अयस्क है? अमलगम पारे का अयस्क है, इसे याद रख लेना है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होगा? तो ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी धातु से विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन की हानि। इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन जुड़ते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं, तो हाइड्रोजन का लाभ नहीं होगा, हाइड्रोजन निकलते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम सैपोनिफिकेशन है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट होने के बाद ही यह प्रकाश को अवशोषित करती है और फिर इसलिए प्रकाश का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर हम प्लांट के केस में किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के कारण जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का काम करती है। नेक्स्ट, पक्षियों में तेल अथवा ऋण ग्रंथि किस भाग में होती है? पूंछ के आधार भाग पर होती है, इसे याद रख लेना है। रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा है? रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा है? रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन कौन है? तो मलबरी, आपने सुना होगा मलबरी रेशम, तो मलबरी रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड में स्थापित होता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अर्थात जो विषयुक्त पदार्थ का अवशोषण करता है? लीवर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित जैव रासायनिक विधि का उपयोग करके पोषण मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? रक्तचाप से हम पोषण का मूल्यांकन नहीं कर सकते। मूत्रीय आयोडीन से हम कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन का आकलन कर सकते हैं। रक्तचाप करेक्ट ऑप्शन होगा, चूंकि नहीं पूछा है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां जोड़े में काम करती, गलत कथन पूछा है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, यह करेक्ट है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, भी सही है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देते नहीं, पुश और पुल दोनों कामों को करती है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट है पूछा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम होते हैं? अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, NSAID दर्द निवारक दवाओं की एक श्रृंखला में 1 I इसके लिए आता है। NSAID में I किसके लिए आता है? NSAID में I का अर्थ होता है इन्फ्लेमेटरी, अर्थात नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इन्फ्लेमेटरी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। मियादी बुखार थायराइड, मियादी बुखार टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। टाइफाइड में क्या प्रभावित होता है? टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है, इसीलिए हम इसे आंत ज्वर भी कहते हैं, आंत ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड
क्यों होता है? टाइफाइड जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफी। इसे भी आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। परिदल किस कुल के पुष्पों में पाए जाते हैं? परिदल लिलिएसी कुल के पुष्पों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, जलीय वनस्पति कौन सी है? जलीय वनस्पति तुम देखते तो कमल है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल कौन से रंग को अवशोषित करता है? लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है। और चूंकि हरा इसका कलर ही होता है तो हरे रंग को यह परावर्तित कर देता है। तो जहाँ जहाँ हरा है तो होगा ही नहीं, तो लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है। मानव प्रजनन अंग से संबंधित अंगों और उनके संबंध के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेमेल है, अर्थात कौन सुमेलित नहीं है? अधिवृक्क गोनेडोट्रोपिन का स्राव करती है, यह गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। पौरुष ग्रंथि वीर्य के लिए द्रव प्रदान करती है, सही है। डिंबवाहिनी निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है, यह भी सही है। गर्भाशय ग्रीवा भ्रूण के लिए छेद है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लिनेन, लिनेन का क्या हो जाएगा? लिनेन क्वेश्चन नंबर 85, लिनेन को सूची 2 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लिनेन, लिनेन सन का पौधा है, एक प्राकृतिक कपड़ा है जो सन के पौधे के तने से प्राप्त होने वाले रेशे से बनता है। गटा, कॉयर, कॉयर नारियल के पौधे से बनता है। मोहायर, मोहायर अंगोरा बकरी से प्राप्त ऊन है। और डाउन बत्तख और बीज के पंख से है। तो ए का दो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फंगाई में भोज्य खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है। फंगाई या फंजाई अर्थात कवक, कवक में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 23 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम में भारत के किन प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों के प्रशिक्षक शामिल थे? ऑप्शन सी, जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, ये सभी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 88, भारत द्वारा हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई हंसा एक इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है जिसे भारत में NAL राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी बंगलुरु द्वारा विकसित। नेक्स्ट, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 28 मई 2025 को स्वीकृत रेलवे परियोजनाएं किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह परियोजनाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क AI प्रशिक्षण देने की पहल में प्राथमिकता किसे दी जाएगी? भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क AI प्रशिक्षण, इसमें प्राथमिकता किसे दी जाएगी? ग्राम स्तरीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसे याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। असम के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ है? तो सोनापुर गुवाहाटी के पास स्थित है एक्वा टेक पार्क। नेक्स्ट, केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ज्योति योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है
प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ियों में शामिल करना। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित संशोधित शक्ति नीति अर्थात शक्ति पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शक्ति पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है थर्मल पावर उत्पादकों के लिए कोयला लिंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? इन्हें 1 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, मेघालय के जोवाई शहर में किस आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक बेहदी नखलम महोत्सव मनाया जाता है? पनार समुदाय द्वारा मेघालय में बेहदी नखलम महोत्सव मनाया जाता है। आपको इसे याद रखना, बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, M23 विद्रोही समूह और कांगो सरकार के बीच सिद्धांत घोषणा पत्र पर समझौता किस शहर में हुआ? यह समझौता दोहा, कतर में हुआ था। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी बैठक कहाँ प्रस्तावित है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक ग्योंजो, दक्षिण कोरिया में होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 98, अप्रैल 2025 में पटना के पास किस स्थान पर एक लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है? लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना फतुहा के समीप की गई है। 99, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने किस जिले में राज्य के पहले फार्मा और सर्जिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? बिहार के मुजफ्फरपुर में राज्य के पहले फार्मा और सर्जिकल पार्क की स्थापना की जानी है। और लास्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने किस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया? तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ हुआ? तो शहर वानिकी मिशन को स्टार्ट किया गया है। इस प्रकार आज हमने प्रैक्टिस सेट 3 के सभी 100 क्वेश्चनों को देखा। उम्मीद है यह आपकी तैयारी में अति महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। यदि कहीं कोई फैक्ट है तो उसे समराइज करने की कोशिश करें और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।